चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुनियादी ढांचे व कृषि क्षेत्र की प्रगति और बजट से अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन और दीपक दास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला। बजट आने में अब ज्यादा समय नहीं है और देश भर में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, साथ ही साथ उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बजट के दो अहम स्तंभों के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, रेल, पुल जैसे विकास के काम, और कृषि जो हमारे किसानों और गांवों की रीढ़ है। हम जानेंगे कि अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं और इस बारे में बजट से क्या खास उम्मीदें हैं। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, अदिति टंडन जी और साथ ही साथ दीपक दास जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अदिति जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि देश में मौजूदा आर्थिक हालात में अगर हम बात करें तो बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्रों को लेकर खास तौर पर क्या उम्मीदें आती हैं? जो ओवरऑल इस साल का बजट होगा उस पे उम्मीदें जनरली भी बहुत टिकी हुई हैं, सिंपली बिकॉज जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैरिफ का सारा दारोमदार था पिछले पूरे साल, और उसका जो असर डिफरेंट सेक्टर्स पे रहा, ना सिर्फ भारत में बट बाकी कंट्रीज में भी, उसमें एक बहुत पिक्यूलियर चैलेंज फाइनेंस मिनिस्टर के लिए रहेगा कि इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करेंगी। ओवरऑल रिफॉर्म का जो पुश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस अब चल पड़ा है। जब वो ये कहते हैं तो उसका ये मतलब है कि रिफॉर्म हर सेक्टर में, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और एग्रीकल्चर की बात की, ये दो बहुत अहम पिलर्स हैं भारत की इकोनॉमिक राइज में। और हम सब जानते हैं कि भारत ने अभी अभी जापान को ओवरटेक किया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के शेप में, और हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे विश्व की 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, जिसमें आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों, और जो हमारी कृषि है वो बहुत अहम रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो वो बढ़ता ही जा रहा है, और सबसे ज्यादा आपको याद होगा कि पिछले बजट में वित्त मंत्री ने 11 लाख करोड़ का पैकेज दिया था पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। वो हाईएस्ट एवर था हमारे भारत की पूरी हिस्ट्री में। तो वो मोमेंटम मुझे लगता है कायम रहेगा, वही सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एलोकेशन रहेगी। और कृषि इसलिए महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड-19 में भी भारत को बचा के रखा था, जो इतना रेजिलियंट था उस वक्त कि ग्रोथ उस सेक्टर में सबसे ज्यादा देखी गई थी। और पूरे भारत में जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, जो अन्न दिया जाता है गरीबों को 80 करोड़ को, वो भी उसी वजह से कामयाब हो पाया था, क्योंकि हमारे भारत के किसानों ने पूरा रेजिलियंस से उस सेक्टर को पकड़ के रखा था। तो नेचुरली वो जो मोमेंटम, कृषि प्रधान देश है हमारा, उसमें जो हमारी एक्सपेंडिचर और बजट एलोकेशन बहुत सिग्निफिकेंट रहती है, तो वो जो आमतौर पे रहती है उससे बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का जो बात है, चर्चा है, वो कुछ देर से चल रही है। हर बजट में हमें लगता है कि होगा, तो इस बार देखेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृषि क्षेत्र के बारे में क्या कहना है। आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। मेरे किसान भाई बहनों, बीते वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। दीपक जी, ऐसा समझना चाहेंगे, कैपेक्स का एक बड़ा एलोकेशन रहा है पिछले बजट में। इस कैपेक्स का भी एक बड़ा हिस्सा रेलवे में खर्च हुआ है। सो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 8-10 सालों में, खासतौर पर पिछले 1 साल में रेलवे की तस्वीर किस तरह से बदली है और आगे के लिए क्या उम्मीदें हैं? जो कैपेक्स हमारा 11.2 लाख करोड़ के करीब है, वो जीडीपी का 3.1% है। तो उसका जो करीबन 50%, आधा, वो रोड और रेल में ही है। तो कैपेक्स का जो सबसे ज्यादा खर्चा अगर देखा जाए तो रोड और रेल में हुआ है, और ये आज के नहीं, पिछले 5-7 सालों में ये ट्रेंड बहुत आगे बढ़ा है। तो अभी भी देखें तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और रेलवे की, जैसा आपने कहा, खास करके इस बार उनका जो एलोकेशन था, कैपेक्स था, वो करीबन 2.52 लाख करोड़ था।
उम्मीद ये किया जा रहा है कि इस साल शायद इसकी नंबर जो बढ़ेगा। इसके कारण ये है कि अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्टों को नया अप्रूवल कैबिनेट से आ रहा है, चाहे वो आपका मल्टी ट्रैकिंग का हो या न्यू लाइन का हो। उसके साथ साथ हम नए ट्रेन का भी सौगात देख रहे हैं, जैसे कि आपने अभी वंदे भारत स्लीपर का भी इनॉग्रेशन होने वाला है। इसी साल के अंत तक करीबन 15-16 वंदे भारत स्लीपर आ जाएगा। उसके बाद भारत सरकार जो पीपीपी मोड पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जो ट्रेन बना रही है, तो जो वो भी आएंगे। देखिए कैपेक्स तो इसी सब काम में खर्चा होता है, ट्रैक ले करने में, आपको मॉडर्नाइजेशन में, सेफ्टी के काम में, और नया जिसको हम कहते हैं रोलिंग स्टॉक, मतलब हो गया कि नया ट्रेन जो पैसेंजर के लिए हो, वैगन जो आपका सामान ढोने के लिए हो, और आपकी जो लोकोमोटिव जो ट्रेन का इंजन होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से ट्रेंड अभी चल रही है, उससे पूरी उम्मीद है कि रेलवे को बजट एलोकेशन में ज्यादा पैसे मिलेंगे। और जैसे आपने कहा पिछले एक साल की जो है उपलब्धियां तो बहुत सारी सरकार ने भी गिनाई है, आपको भी पता हुआ, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर के लिए रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो। अगर आप ध्यान दें 2014 से एक नए तरह से फोकस आया है रेलवे के ऊपर, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तभी आगे बढ़ेगा जब रेलवे में बहुत ज्यादा सामान की ढुलाई हो। नंबर 1 इसका कारण है कि ये सस्ती होती है रोड ट्रांसपोर्ट के मुताबिक, और उसके सामने देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है। तो विशाल देश है, बहुत कनेक्टिविटी है एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, तो रेलवे का एक्सपेंशन, रेलवे का जो और आगे बढ़ने का, मुझे तो इसका संपूर्ण आगे दिखाई दे रहा है। और जैसे आप भी जानते हैं 2014 में जो रेलवे का बजट था वो सिर्फ 25,000 करोड़ था, तो पिछले साल ये 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, इसका मतलब 10 गुना ज्यादा हुआ है। तो ये जो रिन्यूड फोकस है रेलवे के ऊपर, ये तो मुझे लगता है कि लगातार जारी रहेगा। और हम जब देखेंगे कि नए और बुलेट ट्रेन लाइन की जब बातें आएंगी अगले 4-5 साल में, तो हमें लगता है कि ये इस पे और वृद्धि होगी बजट में। बिल्कुल। अदिति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से रेलवे पर फोकस बढ़ रहा है, उसी हिसाब से सड़क मार्ग भी जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और एक अच्छा खासा बजट वहां भी खर्च किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये एक कितना बड़ा बदलाव है और इससे अर्थव्यवस्था को किस तरह से फायदा पहुंचेगा? भारत का जो रोड नेटवर्क है, हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ये भी नेचुरल है कि हमारे देश के जो ज्यादातर निवासी हैं वो, जैसा कि दीपक जी ने कहा, कि रेलवेज और रोड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एविएशन तो एक नया सेक्टर है, अभी उसमें पुश कर रहा है सरकार उड़ान स्कीम के अंतर्गत, लेकिन वो अभी टेक ऑफ करना बाकी है, उसमें पुश हो रहा है। तो रोडवेज का, जिसको कहते हैं, बहुत अहम असर होता है, ना सिर्फ आम आदमी की जिंदगी को सहूलियत देने में, बल्कि गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट को इम्प्रूव करने में, कनेक्टिविटी को बढ़ाने में, और ट्रेड को पुश करने में। और अच्छी सड़कों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जल्दी कहीं पहुंच जाएं या किसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ जाए। उससे क्या होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम ये देखते हैं कि जीडीपी का कितना प्रतिशत लॉजिस्टिक कॉस्ट है किसी कंट्री का, तो भारत का बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब अच्छे रोड्स बनने की वजह से वो कम हो रहा है, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में अच्छी रोड का, और जिंदगी भी बेहतर होती है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रोड का जो नेटवर्क है, आप नेशनल हाईवेज ही ले लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका नेटवर्क करीब, आप 2014 में आपको याद होगा कि 60,000 किलोमीटर के करीब था, जो अब 1,50,000 किलोमीटर के करीब हो गया है। तो बहुत वृद्धि हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक गेम चेंजर स्कीम थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त पे ये आई थी, 2000 में लॉन्च हुई थी, और एक कंटिन्यूअस मोमेंटम उसमें बना हुआ है। करीब 7 लाख किलोमीटर की रूरल रोड्स हमारे देश में बनी है, जिसका ये मतलब है कि जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस थी, जो बहुत रिमोट एरियाज में विलेजेस लोकेटेड हैं, वहां तक जो रोड ले जाने का एक सरकार का जो मोमेंटम है, जिसमें बहुत पैसा दिया गया है, अलग अलग धड़े हैं जिसमें बजट एलोकेशन होती है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट NHAI है, जिसमें कि नेशनल हाईवेज का एक्सपेंशन रहता है। दूसरा ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक वो भी स्कीम है 26,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हमें बनाने हैं, तो उसके तहत उन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को फिर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से जोड़ना है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जोड़ना है। इससे क्या होगा, ट्रेड में एक एनर्जी आएगी, और भारत का जो गोल है, बड़ा गोल है, विकसित भारत तो 2047 तक का गोल है, लेकिन उससे पहले जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गोल है,
उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, तो उसका रास्ता जो है इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर आगे गुजरेगा। अगर मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहूँ तो 2014 में जो हमारे बजट एलोकेशन था कैपेक्स जो रोड के लिए था वो करीबन 31,000 करोड़ था, और पिछले साल देखेंगे तो वो 2.72 लाख करोड़। तो देखिए बहुत बड़ा जंप हुआ है जी। और जैसे अदिति जी ने एकदम सही कहा कि नेशनल हाईवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, 90,000 से सीधा 1,40,000 किलोमीटर बढ़ा है। और इससे देखिए जीवन में एक तो सही कहा कि ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, उससे ज्यादा हम जो एक इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि मोबिलिटी इज इकोनॉमी, मतलब आप जितना जल्दी जाएंगे, जितना जल्दी पहुंचेंगे, उतना आपका अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होता है। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि मेट्रो की अगर कहीं शहर में आता है तो लोगों की जो रोजगार करने की क्षमता बढ़ जाता है। आप नोएडा में रहते हैं, आप सीधा जाकर द्वारका में नौकरी कर सकते हैं। आप चेन्नई की बात करें तो एक हिस्से में जाकर दूसरे हिस्से में जल्दी पहुंच सकते हैं, आपका समय बचती है। तो इसीलिए जो है पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आधार रहता है वो अगर हम हमारे देश में देखें तो रोड, रेल, मेट्रो, इनके साथ साथ जो है और एक मुझे लगता है जो बड़ी छलांग देखेंगे अगले कुछ सालों में वो है मेरीटाइम सेक्टर में, जो आपका पोत परिवहन और शिपिंग सेक्टर है जो है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे इकोनॉमी का जो ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है जी। और इस बार बजट में उसको लेकर खास प्रावधान भी किए गए थे। और ये भी आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीने पहले करीबन 75,000 करोड़ के नए बड़े स्कीम के अनाउंसमेंट हुआ है, जिसपे कि हम अपने देश में ही जहाज बनाएंगे। आज के दिन में हमारे देश की जितनी जहाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 1% के आसपास है, उससे बल्कि कम है। अब एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है कि इस तरह से हमारे अपने देश में ही जहाज बनाए, हमारे देश के जहाज हमारे देश में चले, देश के बाहर भी जाए। एक उस पर और एक बड़ी जो है इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी फायदा लाने वाला है, एक जहाज में करीबन 5,000 आइटम अलग अलग तरह का इस्तेमाल होता है, और आज के दिन में देखा जाए तो ज्यादातर ही बाहर से इंपोर्ट होता है। तो आप देखिए कि जब हमारे देश में अपने जहाज बनेंगे, अगर उसके साथ ये जो एंसिलियरी इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, उसपे जो सामान जो लगते हैं, अगर यही बनना शुरू होगा तो देखिए कितना बड़ी इकोनॉमी को फायदा होगा। ये एक बड़े पैमाने पे रोजगार भी पैदा करेंगे और एक गेम चेंजर हो सकते हैं उन खास इलाकों के लिए जहां पर इनका उत्पादन किया जाएगा। अगर देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपेक्स का खर्चे के पीछे मुख्य कारण वही है। एक तो आपका आधारभूत सिस्टम तैयार होता है जिसको आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, उससे ज्यादा अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आपका रोजगार निर्माण होता है वो रोड, रेल और शिपिंग और आपके मेट्रो इस तरह के काम से होता है। अगर आपको ये याद हो कि कोविड-19 का जो हुआ था तब सबसे ज्यादा रोड की कंस्ट्रक्शन हुआ था, सबसे ज्यादा राजमार्ग का निर्माण हुआ था, क्योंकि वो ऐसा एक सेक्टर है जिसपे आप बहुत लोगों को काम देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये चीजों को ध्यान में रखना है कि जो है ज्यादा लोगों को रोजगार की जरूरत है और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो ये दोनों चीज हिसाब से देखा जाए तो कैपेक्स में फोकस करना ये कंटिन्यू होगा। और एक हो सकता है एक नए निवेश जहां पे देखेंगे कैपेक्स का, वो है आपका कैनल, क्योंकि जो हमारे जब से भारत पाकिस्तान की जो समस्या हुई है उसको जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उसके बाद जो सरकार की फोकस रहा है कि हम अपने जो इंडस की वाटर को राजस्थान की तरफ लाएं जिससे कृषि में काम आएगा। हमें उम्मीद है कि शायद इस बार जो है आप देखेंगे कि इरिगेशन और कनाल के ऊपर भी शायद कैपेक्स में कुछ प्रावधान हो। तो जाहिर है ये एक आपने जो नई चीज बताई वो ये कि गांवों से, किसानों से सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को उन तक पहुंचाने का एक नया कदम रहेगा। अदिति जी, इसी से जुड़ा आपसे सवाल पूछें कि जिस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वो ग्रामीण स्तर पर और किसानों के लिए खासतौर पर एक कितना सुनहरा मौका साबित होता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम जगहों पे एविएशन सेक्टर में भी नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और जैसा आपने कहा लॉजिस्टिक की लागत घटाने की जो सरकार की तरफ से कवायद हो रही है उससे जाहिर है निर्यात में भी फायदा होगा, और जगह जगह पर रोड और रेल का नेटवर्क होने से वहां के किसानों को अपने सामान को निर्यात करने के लिए नए क्लस्टर बनाने और वहां तक पहुंचने में भी सहूलियत होती है। तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि एक साइक्लिकल इफेक्ट होता है अर्थव्यवस्था में किसी भी इन्वेस्टमेंट का, और ये पाया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत दुगना रिटर्न मिलता है। दुगना तो मैं कम कह रही हूँ, बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड एक रिटर्न मिलता है। और आप सही कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आप रूरल रोड्स की ही बात कर लें तो रूरल रोड्स में जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर 2014 में देखें तो करीब 4 लाख किलोमीटर का रूरल रोड नेटवर्क था, जो अब बढ़कर करीब 8 लाख किलोमीटर हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि किसान को मंडी के साथ कनेक्शन में आसानी हो रही है। जैसे आप नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें जो कृषि प्रधान है, वहां पर इतना अच्छा एक नेटवर्क रूरल रोड्स का अब हो गया है कि किसान को आसान होता है हार्वेस्ट को अपना लोड करना किसी भी व्हीकल में और मंडी तक पहुंचाना। और कनेक्टिविटी अर्बन एरियाज की भी बढ़ गई है और रूरल एरियाज की भी बढ़ गई है। दूसरा क्या हुआ है कि महिलाओं का जो
स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं कार्यरत हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप छोटे छोटे स्केल्स पर कर रही है, देखिए उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो महिला एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा पूल क्रिएट हो रहा है और मैंने बहुत सारे ऐसे मार्केट्स देखे हैं जहां महिलाएं भी अब मंडियों में आकर अपनी वेयर्स को बेच पा रही हैं। एक ग्रामीण महिला, मुझे नहीं लगता आज से 12 या 15 साल पहले इतनी सहूलियत से ट्रैवल कर सकती थी। तो इससे क्या हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही है और कृषि में जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होती है, क्योंकि आने जाने का खर्चा आपका कम होता है, तो वो फिर इनपुट कॉस्ट में जो जितना पैसा पहले लगता था उतना अब नहीं लगता है। तो ये सब मिलजुला के एक बहुत अच्छा किसान की लाइफ में भी सुधार होता है और भारत की लार्जर जो अर्थव्यवस्था है जो एग्रीकल्चर पे अभी भी बहुत डिपेंडेंट है, उसमें बहुत फायदा होता है। और जैसा कि ये कह रहे थे दीपक जी कि रेलवेज और रोड्स का जो पूरा नेटवर्क है इतना बड़ा फैल चुका है अब कि अब मूवमेंट एक इशू नहीं रहा, जो बहुत पहले एक आम आदमी की जिंदगी में यही बहुत बड़ी चैलेंज होती थी कि एक जगह से दूसरी जगह कम समय में एफिशिएंटली कैसे मूव किया जाए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि एक माइलस्टोन रेलवेज में अर्जित हुआ था, 2024 की बात है, नवंबर में 3 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किए थे एक दिन में। 3 करोड़, किसी देश की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती जितने पैसेंजर्स इंडियन रेलवेज एक दिन में इधर से उधर कर देती है। तो ये हमारे देश की स्ट्रेंथ है। यही आप सिविल एविएशन में देखिए, एक माइलस्टोन क्रॉस हुआ था, वो भी नवंबर 2024 में, जब 5 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर्स ट्रैवल किए थे। तो इंडिया की अब जो इवन सिविल एविएशन मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। तो इंटरनली बहुत लोग अब हवाई जहाज का फायदा उठा रहे हैं उड़ान स्कीम के तहत। हाँ, कुछ एयरपोर्ट्स अभी इम्प्रूव होने बाकी हैं, बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स अभी फंक्शनल नहीं है, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जब रिफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है चैलेंज भी आता है, बिल्कुल, तभी वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। और पीएम गति शक्ति की बात करनी जरूरी है। पीएम गति शक्ति स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई 2021 में जब लॉन्च हुई। और मुझे लगता है दीपक जी बहुत एक्सपर्ट हैं इस सेक्टर के, शायद 44 मिनिस्ट्रीज ऑन बोर्ड हो चुकी हैं 68 में से, और 36 स्टेट्स और यूटीज ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, और कम से कम आप समझिए 1600 लेयर्स ऑफ डेटा कलेक्ट हो चुका है स्पेशल सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू। जिससे क्या हो रहा है कि वक्त बच रहा है रोड्स बनाने में। जब 44 मिनिस्ट्रीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो वो जो साइलोज में काम होता था पहले वो अब नहीं हो रहा है, तो इकट्ठे मिलके सब लोग काम कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन में आसानी हो रही है। लैंड एक्विजिशन में पहले 15-15 साल लग जाते थे, 20-20 साल लग जाते थे, अब 3 से 4 साल में लैंड एक्वायर हो रही है, क्योंकि आप स्पेशल डेटा के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ अड़चने आ रही हैं, कहाँ फॉरेस्ट लैंड है, तो फटाफट आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गति शक्ति प्रोग्राम का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। तो दीपक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का आप बदलाव होते देख रहे हैं पिछले 8 से 10 सालों में, और आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में इस मोर्चे पर क्या नई सौगात मिल सकती है वित्त मंत्री की तरफ से? जैसे मैंने आपको कहा कि रोड, रेल, आपने कृषि की बात की, इस तरह से जो आपका शहरी विभाग में जो खर्चे होते हैं, शहरों को ठीक बनाने में, शहरों के सिस्टम को ठीक करने में, चाहे हमारा मेट्रो रेलवे हो, इस पे भी एक बहुत बड़ी फोकस सरकार की रही है। और इसके कारण आप देखते हैं आज के दिन में बहुत शहरों में आपको मेट्रो नेटवर्क मिलेगा। हम बहुत ही जल्दी जो है हम विश्व का नंबर 2 मेट्रो नेटवर्क पे पहुंचने वाले हैं, इतना हमारा लंबा सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद सिवा और एक और चीज देखेंगे, शहरी विभाग में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, और वो रूरल एरिया में भी है, मतलब ग्रामीण इलाके में भी है। तो इसका एक, जैसे मैंने आपको कहा, इससे भी आपका रोजगार का सृजन होता है, उसके साथ साथ लोगों की जीवन बेहतर होती है, प्लान डेवलपमेंट होता है। तो ये फोकस भी मुझे लगता है इस साल बजट में रहेगा। और जैसे हम ये सब भी जानते हैं, पिछले साल बजट में 1 लाख करोड़ की एक फंड की अनाउंसमेंट हुआ था, जिसका मतलब अर्बन चैलेंज फंड, जिसके आधार पे अगले कुछ सालों में भारत सरकार हर राज्य को कुछ पैसे देंगे ताकि वो अपने जो अभी के जो शहर हैं उन शहरों को और अच्छे बना पाए। उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था हो, रिडेवलपमेंट की बात हो, मतलब दोबारा विकास करने की बात हो। तो अभी तक जो है उस जो चैलेंज फंड है उसका शुरुआत नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि अगला बजट मतलब अप्रैल 1 से जब लागू होता है उससे पहले इसकी शुरुआत हो जाएगी, और जब इसकी शुरुआत होगी हम देखेंगे अगले साल इसकी खर्चा भी बढ़ेगा। और एक बहुत बड़ा फोकस है हर घर जल पहुंचाने का, जो शहरी इलाकों में भी हो रहा है और ग्रामीण इलाके में भी हो रहा है। शहरी इलाके में हर घर जल पहुंचाना, उसके साथ साथ जो हमारी सीवेज है, जो हमारे गंदे पानी, उनको सही तरह से निस्तारण करना है। इस पे भी एक फोकस को कंटिन्यू रखा जाएगा। और एक बात हमें ध्यान में रखना है,
एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जो योजना भारत सरकार का है कि शहरों को कूड़े से मुक्त करना, जिसको हम कहते हैं लीगेसी वेस्ट, जो कई सालों से जो आपके हर शहर में आपको मिलेंगे, बॉम्बे जाएं, दिल्ली जाएं तो बड़े बड़े कूड़े का पहाड़ देखने को मिलेंगे। और सरकार के इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस है, अगले 1 साल में इसको खत्म करना है। तो ये सब जब प्रोग्राम होगी तो उम्मीद है कि इस पे भी इन्वेस्टमेंट का, इस पे भी कुछ नया एलोकेशन का शायद अनाउंसमेंट हो। और मैं एक बात जो आपको पहले बोला कि रूरल एरिया में, जो हम ग्रामीण इलाके खाली सड़क की बात ना करें, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा, जैसे मैंने आपको कहा ग्रामीण आवास योजना। तो ग्रामीण आवास योजना में क्योंकि उसका भी सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला हुआ था मकान ज्यादा बनाने का, तो मुझे लगता है उस पर भी हम देखेंगे तो एलोकेशन बढ़ेगा। और तो मुझे लगता है बजट में इस साल सिवाय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहे हैं उनका असर जो है उसको मिटिगेट करने के लिए बजट में तो अनाउंसमेंट होना संभावना ऑलमोस्ट तय है। उसके साथ साथ जो अभी तक की हमारी गति पकड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कृषि में हो या अन्य सब्जेक्ट में हो, उनको और आगे बढ़ाने का संभावना तो पूरी दिखती है। जी अदिति जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐलान तो हमेशा होते रहे हैं और काम भी होता रहा है, लेकिन इस पिछले 8-10 सालों की बात करें और प्रधानमंत्री खुद जब प्रगति बैठकों के जरिए इन सारी चीजों का जायजा लेते हैं तो उससे क्या लगता है कि इन चीजों के लागू होने की, इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार बढ़ी है, एक चेक और बैलेंसेस तमाम जगहों पे है और जो कल्पना की जाती है वो जमीन पर उतर जाता है? खाली बजट एलोकेशन कर देना काफी नहीं होता किसी भी देश के लिए। उस बजट को आप एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है कि आपने पैसा तो दे दिया, ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ आपने केपेक्स दे दिया, आप उसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि अगले बजट तक पूरा एक्सपेंडिचर हो जाए? उसमें प्रगति का बहुत बड़ा रोल है। अब प्रगति प्रोजेक्ट हम सब जानते हैं कि 2015 में लॉन्च हुआ था और उसके तहत करीब अगर हम देखें तो अभी तक 3000 से ऊपर प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट हो चुके हैं और 85 लाख करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनको एक्सेलरेट करके आप किसी न किसी लेवल तक ले गए हैं। आपने कहा कि कैसे ये संभव होता है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे इसमें से देखिए ऑलमोस्ट 35%, मतलब हर 3 में से एक प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन की वजह से फंसा हुआ था कहीं ना कहीं। 20% फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से फंसे हुए थे और 18% राइट ऑफ यूज की, ये मेरा रास्ता है, इसमें से प्रोजेक्ट नहीं जा सकता, उसलिए फंसे हुए थे। प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पर इन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया है इतने सालों से और हालांकि हर प्रोजेक्ट उनके लेवल तक नहीं जाता, बहुत टफ वाले प्रोजेक्ट्स जाते हैं, लेकिन 382 प्रोजेक्ट्स 3300 प्रोजेक्ट्स में से पीएम ने पर्सनल अपने लेवल पर एस्केलेट किए हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग है प्रगति प्लेटफॉर्म में। और एक लाइव एग्जाम्पल अगर हम आपके सुनने वालों श्रोताओं के लिए भी बताएं कि ये कैसे संभव हुआ। अब हम सब जानते हैं कि जम्मू बारामूला उधमपुर श्रीनगर का जो रेल लिंक है 1994 में कंसीव हुआ था और हम सुनते रहे तब से लेकर आज तक, लेकिन अकम्प्लिश अब हुआ है जाके। उसके 21 साल तक 40% उसमें प्रोग्रेस थी। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो बनना था चनाब पे, वो अब अकम्प्लिश हुआ है। वो भी प्रगति का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। और अभी पीछे टीवी सोमनाथन जी कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे पूछा गया कि प्रगति के दौरान सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा था अकम्प्लिश करना, तो उन्होंने इसी रेल लिंक का नाम लिया था। दूसरा, आप नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लीजिए, उसमें भी 2007 में वो कंसीव हुआ था। 2007 से लेकर पिछले साल तक, मतलब जब तक वो अकम्प्लिश हुआ, अब जाके उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं थी, 0% प्रोग्रेस थी। तो ये एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा दीपक जी ने अभी बताया कि 2014 में करीब 4 लाख करोड़ का कैपेक्स का बजट एलोकेशन था, वो पिछले महीने तक 15 लाख करोड़ कैपेक्स हम इस साल खर्च कर चुके हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है हाई लेवल मॉनिटरिंग की वजह से, और अब तो बहुत सारे स्टेट्स भी सरकार के साथ इस पर काम कर रहे हैं। तो दीपक जी, तमाम चर्चाओं के बाद आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि रेल और रोड और पोर्ट और एविएशन सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको लागू करना कितना चुनौती भरा होता है राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकारों के लिए, और अब किस तरह की तेजी आपको दिखाई दे रही है? एकदम इस पे तो सबसे पहला विषय आता है जमीन, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप बिना जमीन के बना सकते हैं। चाहे वो रेल का कॉरिडोर हो, चाहे रोड का कॉरिडोर हो, चाहे पोर्ट के लिए आप जमीन हो या एयरपोर्ट के लिए एयर स्ट्रिप बनाने का, एयरपोर्ट बनाने की जरूरत हो। तो सबसे बड़ी एक समस्या रही है जिसके बारे में कभी कहा नहीं जा सकता कि संपूर्ण तरह से इस समस्या को सुलझा दिया गया है। दूसरा, एक बड़ी समस्या उसमें रहती है जो आपका यूटिलिटीज होती है। यूटिलिटीज का मतलब हो गया बड़े बड़े बिजली के जो टावर होते हैं, या आपका पानी का पाइपलाइन जा रही है या गैस का पाइपलाइन है, उनको हटाना पड़ता है। ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। और तीसरी चीज जो है फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस जो होता है, जो जंगल विभाग से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है। इन तीनों में समय बहुत लगती थी। हालांकि अब समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं,
खास करके अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वहां पे पहले जमीन अधिग्रहण का जो सिस्टम था उसको थोड़ा एक्सपेडाइट किया गया है। भूमि राशि करके एक नया सिस्टम लाया गया, जिसकी तरह से क्या होता है कि जो आपका अधिसूचनाएं जारी होती हैं वो बहुत जल्दी हो रही हैं और लोगों से जो प्रोसेस जो है उसको घटा दी गई है। दूसरा है कि अगर देखा जाए तो जैसे प्रगति की बात हो रही थी, कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक सेक्रेटरी हैं कोऑर्डिनेशन, उन्होंने ये कहा था कि कैसे प्रगति के कारण पहले जो आपके फॉरेस्ट क्लियरेंस कई महीने लगते थे, अब वो कुछ ही दिनों में हो पा रहे हैं। तो इसका देखिए, जब आपका हाईएस्ट लेवल में मॉनिटरिंग होता है तो इसका असर तो दिखता है। और उस प्रगति मीटिंग में जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हर राज्य सरकार चाहता है प्रगति करे। अब ऐसे कोई राज्य सरकार नहीं है जो कहेगा कि नहीं मुझे तो पोर्ट नहीं चाहिए, मुझे रोड नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, मुझे रेलवे नहीं चाहिए, बल्कि देखा जाए तो एक राज्य जो दूसरे राज्य से आज के दिन वो प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, कंपटीशन में लगा है कि मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिला। हाँ, तो इसलिए और ये सबसे बहुत अच्छा समय देखा जाए तो, जिस समय हर राज्य दूसरे राज्य से ये कंपटीशन में लगा है, मैं विकास में इससे आगे बढ़ जाऊं। तो जब ये ऐसे एक माहौल की शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है ये देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, खाली देखा जाए तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा आज के दिन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ये इस तरह की इकोनॉमिक जब हमारे आर्थिक प्रगति हो रही है उसको साथ चलने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या आपका जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर की बात हो जिसके ऊपर देश के एक बहुत बड़ा प्रतिशत की जो लोग हैं जिसकी आजीविका उसी के ऊपर निर्भर है, मुझे लगता है सारी चीजों पे फोकस और भी रहने वाली है। और स्टेट और सेंटर जो मिलके जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर जो आर्थिक प्रगति होगी वो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत सुखद संदेश लेकर आगे आएगा। बिल्कुल। अदिति जी, एक आखिरी सवाल आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे कि जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले बजट में हुआ और इस बजट में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम ऐलान किए जाएंगे, तो उससे आम लोग, चाहे वो गांव के रहने वाले हों, रूरल आबादी के हों, शहरी आबादी के हों, वो अपने लिए क्या फायदा उम्मीद कर सकते हैं, किस फायदे की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आम लोगों की आप बात करेंगे तो इनकम टैक्स में रिलीफ सबसे बड़ी बात होती है, वो हम सब देखेंगे। पिछले साल बहुत बड़ी रिलीफ दी गई थी, हम सबको पता है कि 12 लाख तक की जो एनुअल इनकम है उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो एक अलग एरिया है टैक्सेस का, उस पे सबकी नजर रहती है अगर आप आम लोगों की बात करें। लेकिन हम क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो आम लोगों की जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है कि देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं थोड़ा सा जरूर बोलना चाहूंगी कि रोड नेटवर्क्स ले कर देना बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत लंबी सड़कें भी बना दी हैं, नितिन गडकरी जी का इसमें बहुत प्रभाव है। लेकिन बहुत बार मैंने उनको सुना है ये कहते हुए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता को लेके वो खुद भी कंसर्न है। मतलब हर मानसून में रोड टूट जाए, हर मानसून में रोड में गड्ढे आ जाएं, बड़ी बड़ी रोड्स हाईवेज पे गड्ढे आ जाएं। तो बहुत बार नितिन गडकरी जी को मैंने ये बोलते सुना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं NHAI के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, उनको अकाउंटेबल करने का कोई मैकेनिज्म सरकार को खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि ये अब जो हम केपेक्स का पुश दे रहे हैं वो देना काफी नहीं है। आप कैसे ये तय करेंगे कि क्वालिटी और गुणवत्ता, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो लंबे चलने चाहिए। बिल्कुल। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये नहीं है कि हमने कोई नई चीज खड़ी कर दी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम उस नई चीज को कैसे क्वालिटेटिवली सस्टेन करेंगे। अच्छी ट्रेन है, वंदे भारत अच्छी है, तो ये लोगों को भी समझना होगा कि ये संपत्ति सरकार की नहीं है। जब सरकार ने देश को समर्पित कर दी तो संपत्ति उनकी है, उनको भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ट्रेन्स को साफ करना सरकार का काम नहीं है, ट्रेन्स को साफ करना पैसेंजर्स का काम है, उन्हीं को साफ रखना है। जैसे देश को साफ रखना नागरिकों का काम है। तो ये एक सिर्फ सरकार पैसा दे देगी तो देश नहीं बदलेगा, ये माइंडसेट चेंज पूरी सोसाइटी में भी आना साथ साथ जरूरी है। बिल्कुल। तो जन भागीदारी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी करते रहे हैं, वही आप भी कह रहे हैं कि नहीं, जन भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बुनियादी ढांचे व कृषि क्षेत्र की प्रगति और बजट से अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन और दीपक दास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
चर्चा का विषय है।